कल हम उदारवाद पर चर्चा कर रहे थे कि उदारवाद वे सिद्धांत है या वे विचारधारा है जो राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आई। और उदारवाद का जो पहला विरोध था वह सामंतवाद और स्वेच्छाचारी शासन के खिलाफ था। एक विचारधारा के रूप में उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देती है और लगभग सभी क्षेत्रों में, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें उस स्वतंत्रता को बढ़ाने पर महत्व देती है। साथ ही साथ राज्य के कार्य क्षेत्र को यथासंभव स्तर पर सीमित करने पर बल देती है। तो उदारवाद एक विचारधारा के रूप में वह विचारधारा है जो मनुष्य की स्वतंत्रता को केंद्रीय भूमिका या केंद्रीय तत्व के रूप में देखती है। मैंने कल आपको कहा था कि उदारवाद की जो मूल विशेषताएं अगर हम समझेंगे तो वह ये है कि मानवीय विवेक में आस्था। उदारवाद मानवीय विवेक में आस्था रखता है, जिसका मतलब ये है कि उदारवाद ये तथ्य मानता है कि मनुष्य को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अब वो स्वतंत्रता इसलिए दी जानी चाहिए कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। एक विवेकशील व्यक्ति को अपने अच्छे किए गए कर्म के अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है और वह उस स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं करता जिसका जो उसे प्राप्त होती है। यही वजह है कि उदारवाद मानवीय विवेक में विश्वास करते हुए मनुष्य को अधिकतम स्वतंत्रता की बात करता है और ये बात मानता है अधिकतम समय में अधिकतम व्यक्ति उस स्वतंत्रता का सदुपयोग ही करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। उदारवाद रूढ़िवाद और अंधविश्वास का विरोधी है। उदारवाद के साथ ही यूरोप में धर्म सुधार और पुनर्जागरण की प्रक्रियाएं शुरू हुई और जिसमें ये माना गया कि मनुष्य की बुद्धि प्राकृतिक रहस्य को जान सकती है और मनुष्य के प्रयत्नों के द्वारा हम प्रकृति के नियमों को समझ सकते हैं। अब ये तथ्य था जिसकी वजह से उदारवाद ने धार्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में जो फैले हुए अंधविश्वास थे उनका पुरजोर विरोध किया। इसलिए उदारवाद मूलतः रूढ़िवाद और अंधविश्वास का विरोधी है और साथ साथ उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का हामी भी है और वे मनुष्य की वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ाने का समर्थक भी है। या वैज्ञानिक प्रवृत्ति से मैंने कल आपको समझाया था कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति का मतलब ये है कि तार्किक दृष्टि से किसी भी तथ्य पर, घटना पर विचार करना। उदारवाद व्यक्ति को साध्य मानता है और सारी संस्थाएं हैं उनको साधन मानता है। सारी संस्थाओं जिसमें राज्य भी सम्मिलित है उसका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना और उसके हितों में वृद्धि करना है। अगर ये संस्थाएं इस कार्य में सफल होती हैं, इस कार्य को सुनिश्चित रूप से पूरा करती हैं, तभी वे सार्थक हैं। परंतु अगर ये कार्य करने में असफल रहती है तो उन संस्थाओं का कोई भी उपयोग नहीं है। उदारवाद यही बात कहता है कि व्यक्ति साध्य है और सारी सामाजिक संस्थाएं या राजनीतिक या आर्थिक संस्थाएं साधन है। फिर उदारवाद प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। मैंने आपको कहा था कि उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना गया और उदारवाद जॉन लॉक ने एक किताब लिखी है जिसमें राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत का वर्णन किया है। उस समझौता सिद्धांत में जॉन लॉक कहते हैं कि मनुष्यों को अपने पैदा होते ही, जन्म से ही 3 अधिकार मूल रूप से मिलते हैं। वे अधिकार है जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। और ये वह अधिकार हैं जिनकी रक्षा के लिए ही राज्य अस्तित्व में आता है। अगर राज्य इन अधिकारों की रक्षा करता है तब तो राज्य एक सार्थक इकाई है। यदि राज्य इन अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध होता है तो राज्य के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध विद्रोह करना व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य बन जाता है। तो जीवन, स्वतंत्रता और प्राकृतिक संपत्ति के अधिकार को जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार माना, यानी ये वो अधिकार हैं जो हर मनुष्य को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाते हैं और इन अधिकारों को अनुलंघनीय माना। इन अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और निरपेक्ष रूप से ये अधिकार सबको मिले हैं। जॉन लॉक की वही बात उदारवादी दर्शन की मूल, जिसे कहते हैं मूल तत्व बन गया, जिसमें ये माना गया है। यद्यपि ये बात सही है कि प्राकृतिक अधिकारों की धारणा धीरे धीरे
कमज़ोर होती गई, लेकिन फिर भी ये माना गया कि जन्म से ही व्यक्ति कुछ अधिकारों के साथ पैदा होते हैं और किसी भी संस्था को ये अधिकार नहीं है कि वे मनुष्य के इन अधिकारों का अतिक्रमण करें। यही वजह फ्रांस और जो इंग्लैंड फ्रांस और अमेरिका में जो क्रांतियाँ हुई हैं उसमें उन्हीं प्राकृतिक अधिकारों को महत्वता दी गई है कि जिसमें अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा में तो ये कह ही दिया गया कि मनुष्य जन्म से ही कुछ अनुलंघनीय अधिकार लेकर पैदा होते हैं। तो इसका मतलब ये बात स्पष्ट है कि प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणा चली उसने अमेरिकन क्रांति को भी प्रभावित किया, और अमेरिका में जो क्रांति हुई उसमें भी ये था कि मनुष्य जन्म से ही कुछ अनुलंघनीय अधिकार लेकर पैदा होते हैं जिनमें कोई भी अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। दूसरा, उदारवाद ये मानता है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। कृत्रिम संस्था पहले ये बात मानी जाती रही थी राजनीति विज्ञान में कि राज्य एक दैवीय संस्था है। हमने मनु का अध्ययन किया है, मनु भी राज्य को दैवीय संस्था मानता है कि दैवीय संस्था का उद्देश्य है, राज्य एक दैवीय संस्था है। राजा उस ईश्वर का प्रतिनिधि है और राजा अपने कार्यों के लिए सिर्फ ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है। दैवीय सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति का था उसके विरुद्ध में उदारवाद ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं कि राज्य किसी दैवीय इच्छा का परिणाम नहीं है, ना राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के हितों के फलस्वरूप अस्तित्व में आया और व्यक्ति के मध्य एक समझौता हुआ, सारे लोगों ने मिलकर एक समझौता किया और उसके फलस्वरूप राज्य अस्तित्व में आया। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति के बारे में था वह उदारवादी दर्शन का मूल तत्व बना, जिसमें ये बात मानी गई कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। एक समय विशेष या ऐतिहासिक विकास क्रम में मनुष्य ने मिलकर आपस में एक समझौता किया और उसके फलस्वरूप राज्य अस्तित्व में आया। क्योंकि ये मनुष्य के मध्य एक समझौता था, इसलिए राज्य उत्तरदायी है अंतिम रूप से मनुष्य के प्रति। तो इस तरह सामाजिक समझौता सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति को राज्य को कृत्रिम संस्था मानना और राज्य की उत्पत्ति को एक ऐतिहासिक घटना मानना उदारवादी दर्शन का मूल तत्व है। राज्य कृत्रिम संस्था है, यानी एक समय या इतिहास के विशेष समय में उसका निर्माण किया गया है। कोई दैवीय तत्व नहीं है, राजा कोई दैवीय व्यक्तित्व वाला नहीं है, बल्कि राजा जो वे लोग जो शासक है वो अपने सामाजिक समझौते के माध्यम से अपने पे शासक नियुक्त करते हैं या चुनते हैं। तो इस तरह उदारवादी दर्शन ने ये बात स्पष्ट की कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व शांति में विश्वास करता है उदारवाद, और लोकतंत्र का समर्थक है। यद्यपि उदारवाद और शुरुआत में लोकतंत्र का संबंध इतना सीधा नहीं रहा। उदारवाद शुरुआत में सीमित प्रजातंत्र के समर्थन में अस्तित्व में आया, लेकिन धीरे धीरे ये सीमित प्रजातंत्र को छोड़कर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का हामी बन गया। तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक पद्धति में उदारवाद का विश्वास है। तो इस तरह ये उदारवाद की मूल मान्यताएं हैं और मूल मान्यताओं के केंद्र में यही है कि मनुष्य एक स्वतंत्र विवेकशील प्राणी है, उसे स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी क्षेत्रों में, और वह अपनी स्वतंत्रता को तभी सार्थक कर सकता है जब उसे अधिकतम स्वतंत्रता मिलेगी। उदारवाद एक विचारधारा के रूप में मूल मान्यताओं का हमने उल्लेख कर लिया है। हम ये समझना पड़ेगा कि उदारवाद अपने ऐतिहासिक विकास क्रम में दो तरह का रहा है, एक परंपरागत उदारवाद और दूसरा है आधुनिक उदारवाद। परंपरागत उदारवाद का संबंध उदारवाद के शुरुआती दौर से है, जिसमें जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल और आर्थिक क्षेत्र में एडम स्मिथ आते हैं, जिन्होंने ये बात मानी है कि परंपरागत उदारवाद का जो संबंध है वह
व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकतम स्वतंत्रता देने के समर्थन में है। इसका मतलब ये है कि उदारवाद को अगर ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर हम विभाजित करें तो उदारवाद, दो तरह का उदारवाद हमें देखने को मिलता है। एक परंपरागत, जिसे हम क्लासिकी उदारवाद, परंपरागत उदारवाद, प्राचीन उदारवाद कहते हैं, और दूसरा उदारवाद को हम आधुनिक उदारवाद के नाम से जानते हैं। उदारवाद अपने ऐतिहासिक, एक और उदारवाद है जिसे हम आधुनिक युग में 1970 के बाद स्पष्ट उसकी प्रवृत्तियाँ सामने आई, उसे हम कंटेम्प्रेरी या समकालीन उदारवाद के नाम से भी जानते हैं। तो लेकिन पाठ्य पुस्तकों में हम दो ही उदारवादों का उल्लेख देखते हैं, एक है परंपरागत और दूसरा आधुनिक उदारवाद। और इन दोनों की मूल मान्यताएं यद्यपि एक जैसी हैं, परंतु राज्य के स्वरूप के संदर्भ में एक बड़ा अंतर हम देखने को मिलता है, और वह बड़ा अंतर है राज्य के कार्यक्षेत्र के संदर्भ में। परंपरागत उदारवाद जिसके जनक जॉन लॉक माने गए, और उन्होंने इस चीज़ पर बल दिया कि मनुष्य जन्म से ही कुछ अधिकार लेकर पैदा होते हैं और राज्य द्वारा इन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, और राज्य का उद्देश्य ही इन अधिकारों की रक्षा करना है, और यदि वे अधिकार रक्षा करने में असमर्थ रहता है तो राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को क्रांति या विद्रोह करने का अधिकार है। अब ये प्राचीन या परंपरागत उदारवाद का मूल तत्व बना, और उस मूल तत्व में कुछ प्राकृतिक अधिकारों की बात की गई। ये बात की गई कि मनुष्य को सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, और इसी मामले अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ का सिद्धांत, वेलफेयर ऑफ एडम स्मिथ का जो आर्थिक सिद्धांत अस्तित्व में आया, जिसने मनुष्य को आर्थिक क्षेत्र में अधिकतम स्वतंत्रता देने की बात कही। एडम स्मिथ ये बात कहते हैं कि मनुष्य को जितनी अधिक आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, वह उतना ही अधिक समाज के हित में अपना योगदान दे पाएगा, और राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि राज्य अगर आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर देता है तो ये प्राकृतिक नियमों या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है, और राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करके स्वतंत्र और मुक्त व्यापार की, मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया एडम स्मिथ ने, और ये माना है कि बाजार को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मांग और पूर्ति का नियम और के आधार पर बाजार संचालित होता है, और बाजार के अदृश्य हाथ बाजार में का एक संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि राज्य आर्थिक क्षेत्र में किसी तरह का हस्तक्षेप करें।